आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जहां इंसान की बेबसी, कानून की बंदिशें और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का भारी भरकम खर्च ये तीनों आपस में बुरी तरह टकराते हैं। एक ऐसा केस जहां सही और गलत के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस पूरे सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं और देखते हैं कि जिंदा रहने की असली कीमत आखिर होती क्या है। रिया शर्मा जो एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनका ये कोट हमारी आज की कहानी का एकदम सटीक फाउंडेशन सेट करता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मोरालिटी का मतलब है सही और गलत में से किसी एक को चुनना, लेकिन क्या हो जब एक टूटे हुए सिस्टम की वजह से दो पिता आमने सामने आ जाएं? और दिलचस्प बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ये पूरी कहानी बस इसी एक उलझन के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 7 साल की एक छोटी बच्ची से, जिसका नाम है अनाया। अनाया को विल्सन डिजीज नाम की एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी है। इसका बस एक ही इलाज है, लेरिजोज नाम की एक दवा। अगर उसे ये अनसब्सिडाइज दवा नहीं मिली तो उसका लिवर फेल होना बिल्कुल तय है। मतलब उस बच्चे की पूरी जिंदगी बस इस एक खास दवा के मिलने या न मिलने पर टिकी हुई है। लेकिन परेशानी यहीं से शुरू होती है। इस लेरिजोल दवा के सिर्फ 6 महीने के कोर्स का खर्च पूरे 24 लाख रुपए है। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग सुन्न कर देने वाला है। जरा सोचने वाली बात है, अनाया के पिता विक्टर डिसूजा, जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और जिनकी महीने की सैलरी मुश्किल से 15,000 रुपए है, उनके लिए इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचना भी नामुमकिन के बराबर है। विक्टर ने हार नहीं मानी। पैसे जुटाने का जो भी लीगल तरीका हो सकता था उसने सब ट्राई किया। सरकारी मदद के लिए फॉर्म भरा जो 9 हफ्ते से बस पेंडिंग ही पड़ा था। अपनी शादी की अंगूठी बेच दी, पत्नी की सोने की चेन बेच दी, यहाँ तक कि अपना पुराना स्कूटर भी निकाल दिया। 11 अलग अलग रिश्तेदारों से उधार भी मांगा, पर इन सब के बाद भी टोटल जमा हुए सिर्फ 1,87,000 रुपए। ये पैसा तो दवा की एक सिंगल शीशी यानी एक वाइल के रिटेल कॉस्ट के लिए भी काफी नहीं था। अब जब अस्पताल में बच्ची की सांस उखड़ने लगी तो एक पिता की बेबसी अपने चरम पर पहुंच गई। दोपहर के ठीक 2 बजे थे, शिफ्ट चेंज का वक्त। विक्टर सीधे शर्मा मेडिकल्स पहुंचता है। वहां उसने आव देखा न ताओ बस एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, शीशे के लॉक्ड बॉक्स को चकनाचूर किया और दवा की 3 शीशियां निकाल लीं। अपनी बच्ची की जान बचाने की खातिर इस पिता ने अपने साफ जमीर को किनारे रख दिया और दिन दहाड़े चोरी कर ली। जाहिर है चोरी पकड़ी गई और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। अब जरा इस सिचुएशन को दूसरी तरफ से देखते हैं। फार्मेसी के मालिक प्रवीण शर्मा का कोर्ट में जो स्टैंड था, एक बिजनेसमैन के नजरिए से वो बिल्कुल सॉलिड और जायज लगता है। आखिर वो अपनी रोजी रोटी ही तो बचा रहे हैं ना। उनका सीधा सा कहना था कि वो एक बिजनेस चलाते हैं, कोई चैरिटी नहीं, और कानून की नजर में सबको बराबर होना चाहिए। इसी बात पर शर्मा जी कोर्ट के सामने एक बहुत ही सख्त लेकिन लीगल अल्टीमेटम रख देते हैं। शर्त ये थी कि विक्टर को उन चुराई गई दवाओं का पूरा रिटेल प्राइस यानी पूरे 72,000 रुपए 60 दिनों के अंदर चुकाने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो शर्मा अपना केस वापस नहीं लेंगे, जिसका सीधा सा मतलब था विक्टर के लिए पूरे 3 साल की जेल। अब उन 60 दिनों का जो टाइमलाइन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विक्टर ने किस कदर फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर सहा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक साथ 3-3 नौकरियां करना, ठीक से खाना तक न खाना, बस किसी भी तरह अपनी बच्ची को बचाना और शर्मा की उस डेडलाइन को पार करना। 45वें दिन तक आते आते उसने 49,000 रुपये तो जोड़ लिए, लेकिन 53वें दिन रात के ठीक 3 बजे वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और उधर 10 मई की हियरिंग सर पर खड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह इस सिस्टम के जाल में पूरी तरह से फंसे हों तो ये मॉरल स्टेलमेट आखिर टूटेगा कैसे? कोई बीच का रास्ता निकलेगा भी या नहीं? दिलचस्प बात यह है कि यहीं से ये पूरी कहानी 2 इंसानों की आपसी लड़ाई से कहीं आगे निकल जाती है और एक पूरे सिस्टेमिक फेलियर की कड़वी सच्चाई बन जाती है। इसी पॉइंट पर कहानी में एक नई एंट्री होती है, रिया शर्मा की। ये प्रवीण शर्मा की वही 24 साल की बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। रिया जब अस्पताल में छोटी अनाया से मिलने जाती है तब जाके उसे ग्राउंड रियलिटी की असली भयानकता समझ में आती है। उसे गहराई से इस बात का एहसास होता है कि विक्टर ने अपने किए की सजा, अपनी खुद की सेहत, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पहले ही चुका दी है। लेकिन कहानी पूरी तरह से पलटती तब है जब रिया की नज़र अपने पिता की डेस्क पर रखे एक रेगुलेटरी लेटर पर पड़ती है
और उस लेटर में एक ऐसा सच था जो किसी को भी चौंका दे। असल में लेरिजोल दवा को बनाने का जो मैन्युफैक्चरर प्राइस है वो सिर्फ 8,000 रुपये है, लेकिन बाजार में इसे बेचा जा रहा था पूरे 24,000 रुपये में। हैरानी की बात है, एक लाइफ सेविंग दवा पर सीधे सीधे 300% का इलीगल मार्कअप। जब रिया ने इस बारे में अपने पिता से सीधा सवाल किया तो प्रवीण शर्मा का जो जवाब था वो इस पूरे सिस्टम के करप्शन की पोल खोल देता है। उनका कहना था कि होलसेलर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक इस सप्लाई चेन में हर कोई यही कर रहा है। उनका ये डिफेंस हमें बताता है कि वो कोई टिपिकल विलन नहीं है, बल्कि इस कट थ्रोट और बेरहम मार्केट में सर्वाइव करने को मजबूर एक इंसान है। उनका तर्क था कि अगर वो ये मार्कअप नहीं लगाएंगे तो उनका खुद का बिजनेस 6 महीने में ही ठप हो जाएगा। खैर, एक सिर्फ हवा में बढ़ाए गए मार्जिन के पैसे चुराने के जुर्म में किसी मजबूर बाप को जेल जाते देखना रिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसलिए वो अपने पिता के सामने एक थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा रास्ता रखती है। पहला कदम, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इस मार्कअप का सच बताना। दूसरा, जो भी लीगल सजा मिले उसे एक्सेप्ट करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, इस लेरिजोल दवा की कीमत को परमानेंटली कम करना। ये किसी पर्सनल खुन्नस का नतीजा नहीं था, बल्कि सिस्टम को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की एक कोशिश थी। और फिर आ ही जाता है 10 मई का दिन, कोर्ट हियरिंग का दिन। विक्टर कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ 23,000 रुपये होते हैं। वो मांगी गई पूरी रकम का इंतजाम कर ही नहीं पाया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी बच्ची की जिंदगी के बदले अपनी आज़ादी की कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। उस दिन कोर्टरूम में विक्टर ने भारी मन से जो बात कही वो सच में दिल चीर देने वाली थी। उसने कहा कि अगर उसे आज़ाद कर दिया गया तो कम से कम उसकी बेटी को ये तो याद रहेगा कि उसका पिता सच में एक पिता था। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि भयंकर गरीबी और एक इंसान की बेबसी का जीता जागता सच था जो कोर्ट के सामने खड़ा था। लेकिन तभी कोर्टरूम में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। प्रवीण शर्मा अपनी जगह से उठते हैं और सीधा डिफेंडेंट की टेबल की तरफ जाते हैं। वो ना सिर्फ अपना केस पूरी तरह से वापस ले लेते हैं, बल्कि बिना किसी शर्त के वो 23,000 रुपये भी विक्टर के हाथों में वापस थमा देते हैं। वो पैसे जिन्हें विक्टर ने अपनी खून पसीने की कमाई से जोड़ा था। और शर्मा जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने भरी अदालत में ऑफिशियल रिकॉर्ड पर इस इल्लीगल मार्कअप वाली बात को सबके सामने मान लिया। उनका वो स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल था कि कानून को गरीबों की हिफाजत करनी चाहिए, न कि उन्हें महज जिंदा रहने के लिए सजा देनी चाहिए। वो जानते थे कि सच बोलने के क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर भी वो आग में कूदने को तैयार थे, क्योंकि इंसानियत के नाते यही एक सही कदम था। अब इसके बाद अदालत का जो फैसला आया वो हमारी लीगल सिस्टम का एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। सिस्टम ने उस बेबस पिता को तो भयंकर आर्थिक मजबूरी का हवाला देते हुए चोरी के इल्जाम से बरी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उस फार्मेसी के मालिक पर 5 लाख का भारी जुर्माना ठोक दिया और 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उसी मालिक पर जिसने आखिरकार आगे आकर सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। जब ये सब खत्म हुआ तो कोर्टरूम की उस भीड़भाड़, जज और कैमरों से दूर बाहर दोनों आदमियों के बीच एक खामोशी भरा पल आता है। एक ऐसा मोमेंट जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे के संघर्ष को, उस तबाही को बिना कुछ कहे ही समझ लिया था। विक्टर ने अपनी जेब में पड़ा अपना बिल्कुल आखिरी 10 रुपया का नोट निकाला और शर्मा जी को सिगरेट के लिए दे दिया। ये बहुत ही छोटी सी चीज थी, लेकिन इंसानियत के लिहाज से बहुत गहरी। और वहीं बाहर खड़े होकर शर्मा जी ने बताया कि रिया ने लेरिजोल का प्राइस हमेशा के लिए घटाकर 10,000 रुपये फिक्स कर दिया है। तो देखा जाए तो कोर्ट के बाहर शुरू हुआ ये एथिकल बदलाव अब सिर्फ अनाया के केस तक सीमित नहीं रह गया था। इसका सीधा फायदा आगे आने वाले न जाने कितने और मरीजों को मिलने वाला था। एक सही फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया था। तो घूम फिरकर हम वापस रिया की उसी बात पर आ जाते हैं। रिया ने अपनी थीसिस के नए चैप्टर का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा, द राइट टू सर्वाइव। ये केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जिंदगी की उन उलझी हुई सिचुएशंस में कभी भी कोई आसान रास्ता नहीं होता। कई बार हमें 2 सही चीजों में से किसी एक को चुनना पड़ता है और फिर उम्र भर उस फैसले से मिले घावों के साथ जीना सीखना पड़ता है। अब जब कानून ने विक्टर को आज़ाद कर दिया है और शर्मा जी को उनके सच बोलने की सजा दे दी है, तो हमारे जहन में एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल छूट जाता है। इस तरह के अंदर से खोखले हो चुके हेल्थ केयर सिस्टम में आखिर जिंदा रहने की असली कीमत है क्या? और सबसे बड़ा सवाल,
जब एक टूटा हुआ सिस्टम अच्छे भले लोगों को ऐसे नामुमकिन फैसले लेने पर मजबूर कर दे, तो सच में असली कसूरवार है कौन? बस इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।